समस्याएं आज की, समाधान कल के। प्रगति से पहले अवगति की रोकथाम। सड़क पर चलने वाला कोई पगला राहगीरों पर ईंट पत्थरों की मारामार मचा सकता है और कितने ही सिर और कितने ही पंजर तोड़ फोड़ कर रख सकता है। यह सरल है। कठिनाई तब पड़ती है जब उस टूट फूट को नए सिरे से ठीक करना पड़ता है। पिछले दिनों लोकमानस पर दोहरा उन्माद चढ़ा है, एक वैज्ञानिक उपलब्धियों का और दूसरा प्रत्यक्ष को तत्काल को ही सब कुछ मान बैठने का। उस गहरी खुमारी और लड़खड़ा देने वाली बदहवासी में यह सोचते भी नहीं बन पड़ा कि इस विक्षिप्तता से उन्मत्त होकर जो कर गुजरने का आवेश चढ़ दौड़ा है, उसका क्या परिणाम होगा। अनाचारी इसी उन्मादग्रस्त स्थिति में कुछ भी कर गुजरते हैं और पछताते तब हैं जब कुकृत्यों के दुष्परिणाम भयानक प्रतिक्रिया के साथ सामने आ खड़े होते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। जिन पर जीवन निर्भर रहता है, उन्हीं को बीन बीन कर चकनाचूर करके रख देने की सनक लोगों पर चढ़ी है। फलस्वरूप यह संकट आ खड़ा हुआ है कि अगले दिनों जीवित तक रह सकना कैसे बन पड़ेगा, विपन्न विग्रह के घटाटेपों से कैसे निपटा जाएगा। प्रकृति के साथ क्रूर मजाक करने पर उसका प्रतिफल तो भुगतना ही पड़ेगा। अग्नि में हाथ डालने पर झुलसने से कैसे बचा जाए। इन दिनों अगणित संकटों और झंझटों का सामना करना पड़ रहा है। उनका निमित्त कारण अपना भटकाव ही है, जिसे कोई चाहे तो अनर्थ आचरण भी कह सकता है। गलती करने वाले पर ही यह दायित्व भी लद जाता है कि वह सुधारे भी। उल्टी चाल चलने वाले को अपनी रीति नीति सुधारने के अतिरिक्त और कोई चारा है नहीं। अगली शताब्दी में उज्जवल भविष्य की संरचना करने के लिए कुछ तो नया भी खरीदना पड़ेगा, पर साथ ही यह भी देखना होगा कि किन कारणों से विग्रह हुआ और उनका सुधार बन पड़ा या नहीं। यदि इतना भर मंथन कर लिया जाए तो समस्या का अधिकांश हल अनायास ही निकल सकता है। उदाहरण के लिए आधी जनसंख्या इन दिनों प्रायः अनुत्पादक स्थिति में रह रही है। दिन गुजारने के लिए घरेलू काम धंधों में ही प्रायः सारी जिंदगी गुजर जाती है। उनका न तो पुरुष जितना आर्थिक उत्पादन दिख पड़ता है और न बौद्धिक कौशल। घर से बाहर बिखरी हुई असंख्य समस्याओं के समाधान में उसका योगदान नहीं के बराबर है। अशिक्षा, गरीबी, प्रतिगामिता आदि से निपटने में भी उसका योगदान नहीं बन पड़ता। समुन्नत देशों की महिलाएं अपने अपने देशों की प्रगति में लगभग आधा योगदान देने में श्रेय प्राप्त कर रही हैं। इस विपन्नता को मूक दर्शक की तरह देखते नहीं रहा जा सकता है। नारी को जितनी क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है, उसको समुन्नत और सुव्यवस्थित कर सके तो देखते देखते अपना कौशल, उत्पादन और पुरुषार्थ दूना हो सकता है। अन्य उपायों से दूनी प्रगति करना सरल नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या इन दिनों आवश्यक प्रजनन को रोकने की है। अब से 2000 वर्ष पहले संसार भर की आबादी 30 करोड़ के लगभग थी। अब वह 600 करोड़ हो गई है, 20 गुनी अधिक। अब कुछ ही दिनों में उतनी भर से 20 को काम चलाना पड़ रहा है। यह उपक्रम रुका नहीं है। वह गुणन चक्र के अनुसार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 का क्रम बनाते हुए संतुलन को अस्त व्यस्त करने की सीमा तक पहुंचने जा रहा है। यदि कामुकता की दुष्प्रवृत्ति को निरुत्साहित कर प्रजनन पर रोकथाम हो सके तो डूबने वालों को तिनके का सहारा मिल सकता है। यह क्रम यदि घटने की राह पकड़ ले तो फिर अनेकानेक विग्रहों और संकटों से सहज छुटकारा मिल सकता है। अपव्यय इन दिनों चरम सीमा पर है। नशेबाजी से, फैशन परस्ती से, आभूषणों की सज धज से, शेखी खोरी जताने के लिए ओढ़े गए खर्चीले विवाहों से कितना धन और समय बर्बाद होता है, यह किसी से छिपा नहीं। श्रृंगारिक सजधज से न केवल पैसा बर्बाद होता है, वरन कामुक उत्तेजना को भी प्रश्रय मिलता है। व्यभिचार का पथ प्रशस्त होता है। धूमधाम वाली दहेज और जेवर की भरमार वाली शादियां समाज की आर्थिक कमर बेतरह तोड़ मरोड़ कर रखे दे रही है। इन दुराग्रहों से पीछा छुड़ाने में क्या किसी को बड़ा मोर्चा डालना पड़ेगा? सिर पर छाई हुई अवांछनीयता को उतार फेंकना किसी के लिए भी कठिन क्यों होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार वाला उपक्रम अपनाने से किसी पर क्या इतना बोझ लदता है?
जिसे कठिन या असंभव माना जाए। अपनी इस मूल का सुधार कर लेने भर से दुखदाई दरिद्रता से आधा छुटकारा मिल सकता है। अमीरी जताने का उद्धत अहंकार यदि काबू में रहे तो धन कुबेर बनने की हविस क्यों सभी पर बेतरह छाई रहे। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह करने में क्या किसी के बड़प्पन में कमी आएगी? वरन सच तो यह है कि उसे अपेक्षाकृत अधिक नीतिवान, अधिक प्रसन्न और अधिक संयमी उदार चेता कहलाने का अवसर मिलेगा। जो पैसा और समय तथा कथित बड़प्पन का लबादा उड़ने में खर्च होता है, सादगी द्वारा उसे बचाया जा सके तो उस बचत से ही पिछड़े हुओं का इतना काम चल सकता है कि कहीं किसी को भी गई गुजरी स्थिति में पड़े रहने के लिए बाधित न होना पड़े। सेना में सभी सैनिकों को एक जैसी सुविधा मिलती है। इससे न किसी की इज्जत घटती है और न बढ़ती है। समानता प्रकारांतर से शालीनता का ही एक लक्षण है। संतों की जमात एक जैसा ही निर्वाह करती है। उनमें से कोई सदस्य असाधारण सज धज अपनाए तो उसकी प्रतिष्ठा घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। कोई समय था जब शान ठाट बाट के साथ जुड़ती थी, पर अब राजा सामंतों की जैसा स्वांग बनाने वालों को नाटक का नट होने जैसी ही भर्त्सना मिलेगी। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा ने लोकमानस को ऐसा ढाल दिया है कि असाधारण अमीरों पर आए दिन ढेरों लांछन लगते हैं। उन्हें चोर बेईमान कहने तक में लोग नहीं चूकते, भले ही उनकी कमाई औचित्य की मर्यादा में ही आती हो। ऐसों पर निष्ठुरता और संकीर्ण स्वार्थपरता का आरोप तो लग ही जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार दौलत फूंकना रोका जा सकता है और उतने भर से असंख्यों को ऊंचा उठने का अवसर मिल सकता है। यदि इस प्रकार उद्धत प्रदर्शनों को रोका जा सके तो खाई और टीलों की उबड़ खाबड़ जमीन समतल दिखने लगे और उस पर अच्छे खासे उद्यान या भवन खड़े हो सकें। संपन्नता का उपयोग उद्धत प्रयोजनों के अतिरिक्त ही कुछ अच्छा हो पाता है। अर्थव्यवस्था में कौटुंबिक उत्तराधिकार का उतना ही औचित्य है कि असमर्थों को उससे निर्वाह मिलता रहे। व्यावसायिक पूंजी के रूप में भी उसे मान्यता मिल सकती है, पर कमाऊ उत्तराधिकारियों के सिर पर पूर्वजों की कमाई को लाद दिया जाए, इसका क्या औचित्य हो सकता है? कानून किनने बनाए और किनके लिए बनाए, यह बहुत ही विवादास्पद है, पर न्याय यही कहता है कि जमा भले ही किसी ने किया हो, उसका उपयोग वहीं होना चाहिए जहां उसकी नितांत आवश्यकता है। ऐसे कुछ ही सुधार यदि कर लिए जाएं तो संसार पर छाए हुए संकटों में से अधिकांश का तो अनायास ही समाधान हो सकता है। शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। समस्याओं में एक और पक्ष ऐसा है जो तुरंत समाधान चाहता है। शिक्षा की बहुत थोड़ी आवश्यकता ही स्कूल कॉलेजों के माध्यम से पूरी हो पाती है। एक शब्द में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि इससे लिखा पढ़ी हिसाब किताब जैसे ही काम चल पाते हैं। यह भी हो सकता है कि उनके मस्तिष्क में वे जानकारियां भी कुछ अधिक मात्रा में भर गई हों जो आमतौर से व्यावहारिक जीवन में कभी काम नहीं आती। इतिहास, भूगोल, रेखा गणित आदि ऐसे ढेरों विषय हैं जो निजी जीवन में कदाचित ही कभी कुछ काम आते हों, किंतु प्रचलन यही है कि स्कूलों की कक्षा पास होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर ही किसी को शिक्षित कहलाने का अधिकार मिलता है, यद्यपि उसमें काम का कम और बेकाम का अधिक होता है। नौकरी न लगने पर तथाकथित शिक्षित लोग अपने और दूसरों के लिए समस्या बनते हैं। शारीरिक श्रम के काम करने में उन्हें बेइज्जती मालूम पड़ती है, आदत भी छूट जाती है। ऐसी दशा में शिक्षित बेकार अपने और दूसरों के लिए अधिक गंभीर समस्या बनते हैं। इसकी तुलना में अशिक्षितों को अपेक्षाकृत कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की गुण गरिमा जितनी भी गाई जाए उतनी ही कम है। विद्या को ज्ञान चक्षु की उपमा दी गई है। उसके अभाव में मनुष्य अंधों के समतुल्य माना जाता है। विद्या को सर्वोपरि धन माना गया है। उससे अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता रहा है। पर उसमें यह सभी विशेषताएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसके द्वारा मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव का, व्यक्तित्व का विकास हो, प्रतिभा को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में सहायता मिले। अन्यथा भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण से मनुष्य और भी अधिक खतरनाक होता जाता है। उसे ब्रह्म राक्षस की संज्ञा दी जाती है। इस तथ्य पर
नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा के नाम पर ऐसे ही कुछ अगड़म बगड़म चल रहा है, या उसमें व्यक्तित्व को निखारने वाले, व्यावहारिक सभ्यता के ढांचे ढालने वाले, प्रतिभा को प्रखर बनाने वाले लक्ष्यों का किसी स्तर तक समावेश बन पड़ रहा है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को समुन्नत बनाने का अवसर मिलता है। यदि मानवीय गरिमा के अनुरूप विभूतियों का समावेश न हो सके तो मात्र बहुज्ञ होने के नाम पर उद्धत अहमन्यता से संबंधित दुर्गुण संजो लेने पर कोई अशिक्षित से भी गया गुजरा सिद्ध हो सकता है। वह ऐसे दुह स्वभाव का आदि बन जाएगा जिससे हर किसी का हर प्रकार अहित ही हो सकता है। शिक्षा की इन रचनात्मक और ध्वंसात्मक दोनों ही शक्तियों से हमें भली प्रकार अवगत होना चाहिए। समाज को इच्छानुसार ढालने वाले मूर्धन्यों ने अपने समाज की शिक्षा पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया है। जर्मनी, रूस, चीन, इजराइल, युगोस्लोवाकिया जैसे नवोदित देशों ने शिक्षा को इच्छित ढांचे में ढालने के उपरांत ही यह सफलता पाई, जिसके फलस्वरूप वे अपने देशवासियों का चिंतन, चरित्र एवं स्वभाव अभ्यास ऐसा ढाल सके जिसके सहारे सर्वसाधारण में नए सिरे से नई जीवट उत्पन्न कर सके। अपने देश में इस प्रकार की शिक्षा की कमी सर्वत्र अनुभव की जा रही है, पर जिनके हाथ में नीति निर्धारण एवं व्यवस्था संचालन की क्षमता है, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में किसी बड़े परिवर्तन के लिए सहमत कर सकना कठिन दिखता है। ऐसी दशा में एक ही विकल्प शेष रह जाता है कि देश के मनीषियों, विचारशीलों को इस अभाव की पूर्ति का भार अपने जिम्मे लेना चाहिए और समझदार लोगों के सहयोग से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। परमार्थ भी जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष है। उसे और भी अधिक उभारा जा सकता है और व्यक्तित्वों में उत्कृष्ट प्रगतिशीलता बढ़ाने के लिए केंद्रीभूत किया जा सकता है। प्राचीन काल में शिक्षा उसे कहते थे जो निर्वाह साधनों को जुटाने और उनका सही प्रयोग कर सकने की विधा समझाकर अपना प्रयोजन पूरा करती थी। इसी के साथ वह प्रकृति संपदा और चेतना के क्षेत्र में प्राणियों तथा मनुष्य की रीति नीति में कायाकल्प जैसे परिवर्तन उत्पन्न करती थी। इसे जागरूकता, विचारशीलता या विवेक निष्ठा भी कहा जा सकता है। नशेबाजों को अर्धमूर्छित कहा जाता है। यूं उनके हाथ पांव, आंख, कान आदि अवयव तो साधारण रीति से काम करते दिखाई पड़ते हैं, पर विवेक बुद्धि काम नहीं करती। सभ्यता एवं सुसंस्कारिता से संबंधित जागरूकता को वे भुला बैठते हैं। ऐसी ही स्थिति प्रायः अनगढ़ जनों की होती है। मानवीय गरिमा के अनुरूप चिंतन किस प्रकार करना चाहिए, अपना चरित्र स्तर कैसा रखना चाहिए, व्यवहार में शालीनता का समुचित समावेश किस प्रकार रखना चाहिए, वह सब औचित्य में भूल जाते हैं। उन नींदों से, खुमारी ग्रस्तों से जैसी भूलें होती रहती हैं, वैसी ही वे आए दिन पग पग पर करते रहते हैं। आत्मविस्मृति का लांछन ऐसा है जिसके रहते मनुष्यों को नर, पशु, वन मानुष आदि के नाम से ही जाना जा सकता है। मनुष्यता, सभ्यता एवं सुसंस्कारिता से आरंभ होती है। यही है अपने स्तर के गुण, कर्म, स्वभाव के संबंध में बरती जाने वाली जागरूकता। इसके अभाव में मनुष्य गई गुजरी स्थिति में ही पड़ा रहता है। प्रगति का द्वार तो उसके लिए बंद ही रहता है। सुविकसित जनों की तुलना में उसकी रीति नीति उपहासास्पद, हेय एवं तिरस्कृत ही बनी रहती है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि इन दिनों सर्वत्र भौतिकवाद का ही बोलबाला है। मनुष्य अपने आप को मन समेत इंद्रियों का समुच्चय शरीर मानता है। इसीलिए उसकी जो कुछ इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, चेष्टा होती है वह शरीर की परिधि तक ही सीमित होकर रह जाती है। पढ़ना, करना और सोचना उसकी उसी छोटी परिधि में सीमाबद्ध रहता है। आत्मा भी कोई चीज है, इस क्षेत्र में उससे कुछ सोचते करते भी नहीं बन पड़ता। वस्तुतः यह कार्य विद्या के क्षेत्र में आता है। सभ्यता शरीर को और सुसंस्कारिता मन को प्रभावित करती तथा परिष्कृत बनाती है। यह पक्ष उपेक्षित है। जब उसकी महत्ता, आवश्यकता तक समझी न जा सकेगी तो फिर कोई कुछ करेगा भी क्यों। शिक्षा को लोक व्यवहार का, उपार्जन प्रक्रिया का, सुविधा संग्रह का एक प्रयोजन भर माना जा सकता है। इतने भर से किसी का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता और सज्जनता, शालीनता की विद्या के अभाव में मनुष्य का भावनात्मक स्तर पशुवत ही बनकर रह जाता है।
विद्या की एक सांगोपांग रूपरेखा बनानी पड़ेगी और उसे जन जन के मन मन में प्रविष्ट करने की इतनी बड़ी, इतनी व्यापक योजना बनानी पड़ेगी जो स्कूली शिक्षा की कमी पूरी करने में समर्थ हो सके। इसके लिए विचारशील, भाव संपन्नों का समय, श्रम, मनोयोग एवं पुरुषार्थ प्रायः उतनी ही मात्रा में नियोजित करना पड़ेगा जितना कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शरीर साधन जुटाने के लिए शिक्षा के नाम पर लगाया जाता है। इन्हीं योजनाओं को बड़ी उमंगों के साथ, बड़ी तैयारियों का